साथियों, वंदे मातरम। बहुत दिनों के बाद किसी वीडियो के माध्यम से आपसे बात हो रही है। दोस्तों, 1992 में सबसे पहले राजू जी के साथ में मेरी मुलाकात हुई सेवाग्राम में। उम्र के 12 वर्ष की उम्र से मैं राजू भाई के साथ जुड़ा। उसके बाद आज़ादी बचाओ आंदोलन में सहभाग लिया। जिस दिन राजू भाई से मिला उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि आखिरी सांस तक राजीव जी का काम मैं करता रहूँगा। और राजू भाई के साथ में इसी डफली को ले लेकर पहले देशभक्ति गीत गाता और राजू भाई अपना भाषण देते थे। पूरे भारत में मैं उनके साथ में घूमता था। जब जब स्कूल होती थी, स्कूल की एग्ज़ाम होती थी, उस वक्त नहीं जाता था। जब छुट्टियां होती थी, सैटरडे संडे कोई आ गया तो जाता था। जैसे जैसे मौका मिलता उनके साथ में मैं जा जाकर डफली बजाता था और गीत गाता था। दोस्तों, आज बड़ा दुख होता है कि राजू भाई आज हमारे बीच नहीं है। शारीरिक रूप से नहीं है, वैचारिक रूप से हैं, मगर उनका परिवार हमारे साथ है। ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई शहीद अपनी शहादत देता है देश के लिए, तो उसकी अपनी शहादत नहीं होती, उसके पूरे परिवार की शहादत होती है। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो राजीव दीक्षित जी के परिवार की। क्या कभी आपने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति अपने घर से निकलता है, जवान अपने घर से निकलता है अपने माँ बाप को ये कहकर कि आज के बाद मेरा कोई भी अकाउंट या मेरा कोई भी हिस्सा अपने इस ज़मीन जायदाद में मत रखना, आज से मैं पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हूँ। और वो निकलता है। उस राजीव जी का एक छोटा भाई भी है, एक बहन है, माँ बाप है। जिस जवानी में माँ बाप को ज़रूरत थी, उस जवानी में वो व्यक्ति घर से निकलते हैं, राजू भाई। पीछे लग जाते हैं छोटे भाई प्रदीप दीक्षित भी कि अगर भैया आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ आऊँगा। जिस तरह से राम भगवान वनवास के लिए गए, उस वक्त लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी आऊँगा। राम भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, आप जो है राजपाट संभालो, आप घर को संभालो, माँ बाप को संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं भी आऊँगा। और वो निकलते हैं, दोनों भाई अपने माँ बाप को छोड़कर आंदोलन के काम करते हैं। जिस तरह से एक भाई राजू भाई जो है वो जा रहे हैं, स्टेज पर अपनी बात रख रहे हैं, धर्मपाल जी से मुलाकात होती है, सेवाग्राम में आना होता है, इलाहाबाद के आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर अपनी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपना सहभाग देते हैं। समझने आते हैं सेवाग्राम में धर्मपाल जी के पास में, अपना शहर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, माँ बाप से दूर दोनों भाई आते हैं। बड़े भाई के साथ में छोटा भाई भी आता है।
बड़े भाई स्टेज पर जाते हैं, अपने व्याख्यानों को रखते हैं। छोटा भाई कहता है कि मैं, प्रदीप भाई कहते हैं कि मैं बैक स्टेज का काम संभालता हूँ, मुझे स्टेज पर बोलना भी नहीं आता। आप बोलिए, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होंगी, जो भी बैक स्टेज की ज़रूरत होंगी, जो भी आपको इस पूरे इसमें मदद लगेंगी कार्य में सामाजिक, मैं आपकी मदद करूँगा। सब छोड़कर आ गए। अच्छा, बड़े भाई अगर चले जा रहे हैं तो छोटे भाई ने घर पे रहकर माँ बाप की सेवा करनी थी, उसको संभालना था, अपनी पढ़ाई करनी थी, मगर पढ़ाई नहीं की। जैसे ही भाई आया, सब कुछ छोड़कर भाई के साथ में चले गए सब करने के लिए। अच्छा, कुछ गलती की गई। छोटे भाई का कर्तव्य है कि अगर बड़ा भाई देश के लिए जा रहा है तो छोटा भाई भी उसी में जाए, कभी स्टेज पर नहीं है। राजू भाई पूरे देश में घूमते थे। ये वही प्रदीप भाई है जिनको हमने देखा है कि ये बैक स्टेज में रहकर सारी व्यवस्थाएं राजू भाई की करते हैं। हम लोग संगीत भवन में, सेवाग्राम में रहते थे, क्योंकि मेरा जन्म भी सेवाग्राम में ही हुआ, वर्धा में। हम लोग संगीत भवन करके एक जगह है जो सेवाग्राम आश्रम ने दी थी। धर्मपाल जी ने कहा था कि आप अगर भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। वो वहाँ रहे, दोनों भाई रहे, कुछ और कार्यकर्ता भी थे। मैं भी अपनी स्कूल ख़त्म करके जाता। मैंने देखा कि कपड़े धोने से लेकर राजू भाई की बैग पैक करने से लेकर, राजू भाई के साथ में साहित्य देने से लेकर, वो स्टेशन तक पहुंचाने से लेकर, उनको खाना बनाकर खिलाने से लेकर, कोई अगर काम करता था तो प्रदीप भाई थे। मेरे जैसा कोई व्यक्ति और कार्यकर्ता फिर से वहाँ अगर चला गया तो उसके लिए भी खाना बनाकर खिलाने वाले प्रदीप भाई थे। जिस उम्र में एक नौजवान अपनी मस्ती में मस्त रह सकता है, उस वक्त ये दोनों भाई देश के लिए, देश के लिए स्वदेशी की बात रखने के लिए लोगों के बीच जा रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। वो चाहते तो राजू भाई को का साथ छोड़कर अपने माँ बाप के साथ में घर में रहते, बढ़िया सी ज़िंदगी जीते, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने भाई का साथ दिया, उनके सपने को अपना सपना समझा, उनके कार्य को अपना कार्य समझा, उनकी सारी गतिविधियों को अपनी गतिविधियां समझी और आगे बढ़ते रहे। जब हम और राजू भाई गांव-गांव जाते तो उनकी टिकट की व्यवस्था, जो साहित्य उनके साथ में जा रहा है, इस पूरे आंदोलन को रचनात्मक रूप देने के लिए का जो भी काम किया है वो प्रदीप भाई ने किया। हमको तो उसका नॉलेज भी नहीं था। पता चलता है कि खादी का पूरा जो काम किया सेवाग्राम में, एक बड़ा काम खड़ा हुआ। पहले खादी जो है सिर्फ सफ़ेद कलर की ही मिलती थी, सफ़ेद रंग की, या एक दो कलर आते थे, मगर उसको और डेकोरेटिव करके पूरे देश में घूम घूम कर जो जुलाहे हैं, खादी का काम करते हैं, जो बुनकर हैं, धागा कहाँ से आता है, कपास कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें खड़ी करके उन्होंने एक खादी का नया प्रकल्प शुरू किया। और ये किसके कहने पे किया?
राजू भाई के कहने पे किया। पुस्तकें छपवाई, वो किसके कहने पे किया? राजू भाई के कहने पे किया। जगह जगह पर कैसेटें छपवा कर, रिकॉर्डिंग कर करके जो आज आपके समक्ष राजू भाई के वीडियोस है या उनके ऑडियोज उस वक्त रिकॉर्ड किए गए, वो किसने किए? प्रदीप दीक्षित जी ने किए। पता चलता है कि कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार प्रदीप दीक्षित है। राजू भाई की शहादत हुई तो उसके जिम्मेदार प्रदीप दीक्षित है। 8 साल तक राजू भाई की हत्या की जांच नहीं हो पाई, उसके जिम्मेदार प्रदीप दीक्षित है। ये सब प्रश्न उठाने वाले लोग हैं कौन? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि राजू भाई के जाने के बाद उनकी कोई भी संपत्ति, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे वो और भी हो, चाहे सपनों के रूप में हो, वो संपत्ति सिर्फ हमारी होनी चाहिए, उनके परिवार की ना हो, और खास करके प्रदीप दीक्षित की तो ना हो। ऐसा बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे है कौन जो चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी के बाद में उनके परिवार का कोई व्यक्ति या जो पुराने सब साथी हैं उनमें से कोई व्यक्ति फिर से कोई राजीव दीक्षित बन के ना निकले, हम वो सारी बागडोर ले लें और हमारा धंधा राजू भाई के नाम पर चलाते रहे। दोस्तों, ये ट्रस्ट जो बनी है पहले स्वदेशी भारत पीठम के नाम से थी, फिर राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से है, राजीव दीक्षित मेमोरियल संस्था के नाम से है। जितना भी व्यवहार होता है, जितना भी दान होता है, चाहे वह वाघभट का हो, चाहे खादी का हो या और किसी का हो, वो सारा का सारा राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से जाता है, किसी के पर्सनल अकाउंट से नहीं जाता। और बाकायदा हर साल ट्रस्टी मंडल के सामने और सभी लोग जो नवंबर में उपस्थित होते हैं उनके समक्ष ये ब्यौरा रखा जाता है कि इतना इतना दान आया, इतना इतना खर्च हुआ, इतनी सैलरीज गई, ये सब ब्यौरा रखा जाता है। और हाँ, सिर्फ खादी का ही काम उन्होंने किया ऐसा नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझे कि 8 साल से क्या काम हुआ। जो लोग सेवाग्राम से जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये उत्तर है, जवाब है कि आप सब लोगों ने वो देखा है। जो लोग कभी सेवाग्राम आए नहीं, प्रदीप भाई से मिले नहीं या हम सब से मिले नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़ने का नाटक करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। राजू भाई के जाने के बाद हम सब लोगों को एक प्रश्न था कि अब क्या करें। हमारे नेता तो चले गए, उनकी कमी को हम कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या रचनात्मक काम होगा, क्या वैचारिक काम होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमने एक 23 एकड़ की ज़मीन लेने का विचार बनाया कि एक सेंटर बनना चाहिए। हर किसी का सेंटर है। स्वामी विवेकानंद जी का सेंटर है कन्याकुमारी में, रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे उनका सेंटर है कलकत्ता में। हर किसी का एक सेंटर है। महात्मा गांधी का सेंटर सेवाग्राम में है,
पोरबंदर में है, अहमदाबाद में है, सब जगह से है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वर्धा में ये सेंटर बनाने का तय हुआ और चंदा इकट्ठा किया गया, मगर वो पैसे कम पड़ रहे थे। रोहित भाई मिले, उन्होंने बताया कि भैया अभी के मैं देता हूँ पैसे और आप जो है ये ज़मीन अपने हाथ में लो। हमने वो ज़मीन हाथ में ली। अभी तक हम उसके पैसे नहीं चुका पाए क्योंकि इतना चंदा नहीं आता। अभी आपका प्रश्न होगा कि भैया चंदा आएगा कैसे? लोगों को अगर आप काम दिखाएंगे नहीं तो लोग चंदा देंगे कैसे? राजू भाई के वक्त में चंदा आता था। राजू भाई सिर्फ एक फ़ोन करते थे कि भैया इस काम के लिए हमको ज़रूरत है, वो आता था। राजू भाई के ये जो संपर्क सूत्र थे, जो चंदा देते थे लोग, वो राजू भाई के जाने के बाद में उन्होंने चंदा नहीं दिया। कुछ नए लोग जुड़े, उन्होंने चंदा देना शुरू किया। पता चलता है कि हम काम दिखाए कैसे। हमारे पास में क्या काम था राजू भाई जाने के बाद? सिर्फ और सिर्फ एक काम था कि उनके विचार घर घर तक पहुंचाना। हमने वो किया। लाखों सीडीज लोगों को लागत मूल्य पर, 7 रुपए की मूल्य पर हमने दी। घर घर में राजू भाई की आवाज पहुंचाई। लोग आने लगे। हमने सबसे पहला स्वदेशी समारोह किया 2011 में। बहुत सारे लोग आए। जनरली ऐसा होता है कि जिस संगठन का नेता चला जाता है वहां पर लोग जो है आना बंद कर देते हैं। वो खोज में रहते हैं कि राजू भाई के जाने के बाद में अभी कुछ रह नहीं गया। राजू भाई की जैसी प्रतिभा फिर से किसी में दिखाई नहीं देती, और है भी नहीं। राजू भाई जैसा कोई हो भी नहीं सकता। वो तो एक दैविक आत्मा थे। वो महापुरुष थे। तो पता चलता है कि पहली बार जब लोग आए, हजारों की तादाद में आए। हम उनकी व्यवस्था करते करते थक गए, क्योंकि इतनी शक्ति हमारे पास नहीं थी कि उनकी हम व्यवस्था कर पाए। 2012 में हमने फिर से स्वदेशी समारोह किया राजू भाई के जन्मदिन पर और शहीद दिवस पर, 30 नवंबर 2012। उस वक्त थोड़े से कम लोग आए, क्योंकि हमने जाहिर आवाहन लोगों को आने का नहीं किया, क्योंकि हमको पता था कि फिर से अगर हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे तो हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इतना चंदा हमारे पास नहीं है, इतना पैसा संस्था के पास में नहीं है। 2013 में थोड़े और कम लोग आए, क्योंकि हमने फिर से आह्वान नहीं किया। 2012 से हमने लोगों को आह्वान नहीं किया कि आप आइए। जितने लोग आते थे अपने मन से, जिन जिन लोगों के पास में ये मैसेज पहुंच जाता था, वो लोग माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने आते, उस स्वदेशी समारोह को में अपनी उपस्थिति लगाने के लिए आते। और उसके बाद में 2012 में आर एन वर्मा जी से, 2011 में आर एन वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कॉल किया। मुंबई में मैं भी रहता हूँ और मुंबई में आर एन वर्मा जी भी रहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मदन भाई आपसे मुझे मिलना है। मैं उनके घर पहुँचा। वो खारघर में रहते हैं। मैं उनके घर जाकर करीबन 2-3 घंटा हमारी बातचीत हुई कि आगे की रूपरेखा कैसी होंगी, क्या होंगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं है आंदोलन में।
वो सिर्फ बाहर बाहर राजू भाई को जानते थे। राजू भाई से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई या फ़ोन पर बात होती थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं राजू भाई के इस संस्था से पूरी तरह जुड़ना चाहता हूँ। अभी मैं रिटायर्ड हूँ। मैं अपना सर्वस्व बलिदान, सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूँ, जितनी भी उम्र मेरी अभी है बची है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप बीआरसी के एक साइंटिस्ट हैं, भूतपूर्व साइंटिस्ट, और राजू भाई भी एक साइंटिस्ट थे। आप अगर उनके इस कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं तो ये संस्था का सौभाग्य होगा। और वो आए। 2011 में वो आए, मगर उसके पहले उन्होंने मुझे कहा कि मदन भाई, मैं बाबा रामदेव जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप क्यों मिलना चाहते हैं, क्या है? बोले नहीं, मैं कुछ बात उनसे करना चाहता हूँ। वो बात मुझे नहीं बताई, क्या बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था करूँगा। और बाबा रामदेव से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। राजू भाई के जाने के बाद भी हमने उनसे संबंध अच्छे बनाए रखे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप बोलेंगे क्यों बनाए रखे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजू भाई के जो रिकॉर्डिंग्स हरिद्वार में हुए व्याख्यान, उन व्याख्यानों में आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि राजू भाई ने कहा, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य का। मैं जिस नेता को मानता हूं, जिस राजीव दीक्षित को मानता हूं, उसने अगर उनको परम पूज्य कहा तो मेरे लिए भी वो व्यक्ति परम पूज्य है। वो तब तक है जब तक वो राजीव जी का काम करता है, या स्वदेशी का काम राजीव जी का बचा हुआ ले जाता है आगे। और मुंबई का दौरा था उनका, मैं भी उनके कार्यक्रम में गया, और ठाणा में मैंने आर.एन. वर्मा जी की मुलाकात बाबा रामदेव जी से करवाई। किसी के घर में वो रुके हुए थे और मैं वहाँ पहुँचा आर.एन. वर्मा जी को साथ लेकर। उनके साथ में एक विजय श्रीवास्तव जी नाम के भी भाई थे, वर्मा जी को या शायद याद होगा। बाबा रामदेव जी से बात हुई, 5 मिनट की बात थी कि मैं 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा, मगर उन्होंने आधे घंटे तक उनसे बात की। मैं बाहर खड़ा था। उन्होंने कहा कि मदन भाई आप बाहर रुकिए। मैं बाहर रुका रहा और आर.एन. वर्मा जी आधे घंटे तक उनसे बात करते हैं। मैंने ठीक है भाई। तब तक पूरे संस्था के साथ में आर.एन. वर्मा जी का जुड़ाव नहीं है। आर.एन. वर्मा जी आते हैं। आर.एन. वर्मा जी ने कहा कि मुझे आपका स्टेज दीजिए संस्था का, इस मंच से मैं अपनी बात रखूंगा, राजू भाई के विचारों को आगे बढ़ाऊंगा। जो सूत्र उन्होंने कहे उन्हीं सूत्रों को आगे आगे मैं ले जाऊंगा। उन्हीं सूत्रों को प्यूरिफाई करके उसमें से कुछ बातें जो साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव की, उनको और थोड़ा सा अच्छा स्वरूप देते हुए उन्होंने लोगों के बीच में बातें रखी और लोगों को अच्छी भी लगने लगी। 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17 और 18 आज तक आर.एन. वर्मा जी संस्था के इसी मंच से पूरे भारत में अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में शिविर लगाए, उनके व्याख्यान रखे गए, उनको इसी मंच से बड़ा किया गया। अब याद रखिए कि 2011 में जब तक मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, खार घर में मेरी बात 2-3 घंटे चलती है। उनके कहने पर ही मैं स्वामी रामदेव जी से उनकी बात कराता हूँ। फिर
4 जून 2011 की बात होती है। हम सब लोग बाबा रामदेव के काले धन को के विषय को लेकर रामलीला मैदान में बैठते हैं। हम बाबा जी से कहते हैं कि आपको अगर पुलिस घेराव कर रही है तो आप अपनी गिरफ्तारी दें। उस वक्त का वाकया आपको सबको पता है कि वो कैसे वहां से निकले। आखिरी तक अगर कोई वहां पे था, वो मैं था। मेरे साथ में अहमदाबाद के विजय भाई थे। सब योगा टीचर जितने भी वहां पर आए हुए थे, जिनको आंदोलन की ट्रेनिंग नहीं थी, वो सब लोग भाग गए। हम आखिरी तक राजू भाई के कार्यकर्ता रामदेव बाबा जी को घेरे हुए थे। हमने महिलाओं से कहा कि बाबा रामदेव जी को आप घेरिए, क्योंकि एक बार एक पुरुष, चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई भी आरपीएफ का जवान हो या कोई भी हो, सीआरपीएफ का जवान हो या कोई भी सेना का हो, वो महिलाओं के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। बाबा जी महिलाओं का घेराव बनकर बीच में एक भाई के कंधे पर बैठे हुए थे और उसमें से वो बोल रहे थे। अश्रु गैस के गोले दागे गए। हमने, आंदोलनकारियों ने, जो राजू भाई ने ट्रेनिंग दी थी, ये अश्रु गैस के गोले फिर से पुलिसों की तरफ फेंके थे। हम लाठियां खा रहे थे आखिरी दम तक। और हमको पता था कि यहां पर कंप्यूटर्स रखे हुए, महाराज बाबा रामदेव जी के सारे डिटेल्स रखे हुए, जब तक उसको पूरी तरह से सील नहीं किया गया, मैं और मेरे 10 साथी हम लोग वहां पर तैयार खड़े हुए थे, डटे हुए थे। हमने उस पुलिस ऑफिसर को कहा कि आप इसको सील करिए, हमको ये बताइए कि आपने सील किया, पूरा ब्यौरा लिखा, और उसके बाद हम लोग गए। उनको ये पता था कि आखिरी दम तक जो डटा हुआ है यहाँ पर, ये कोई तो फिर से लोगों को जमा कर यहाँ पर ला सकता है, फिर से आंदोलन कर सकता है, क्योंकि लोग तितर बितर हो गए थे। हम लोगों को उन पुलिस वालों ने एक बड़ी बस में, उन्होंने कहा कि चलो आपको हम छोड़ देते हैं। उसके चश्मदीद गवाह थे राजू ठक्कर, जो बोरीवली में रहते हैं, वो भी हमारे साथ थे। विजय भाई जो अहमदाबाद में रहते हैं, वो भी हमारे साथ थे। हम सब लोगों को हमने जब मना किया कि भैया हम नहीं आना चाहते आपसे, हम चले जाएंगे, उन्होंने नहीं, आपको तो हम ही छोड़ेंगे। हमको एक बस में बिठाया। उस बस में एक कांस्टेबल खड़ा कर दिया दरवाजे के पास में, ताकि हम लोग भाग ना सके। हमको घेर लिया, पता नहीं वो कहाँ लेकर जा रहे थे हमको। हमारे समझ में आया कि शायद ये हमारे ऊपर कोई मुकदमा कर देंगे, हमारे हाथ में हथियार दे देंगे, हमको जंगल में लेकर शायद ये गोली चला दें। तो जैसे ही वो बस हमारे कार्यकर्ताओं के, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच से, स्टेशन के पास से गुजर रही थी, हाईवे से गुजर रही थी, वहाँ के रास्ते से, रामलीला मैदान के सामने से, हमने उस कांस्टेबल को धक्का दिया और हम सब लोग नीचे उतरे और हम भीड़ में गायब हो गए। फिर हम सब लोग गुरुद्वारों में रहे। गुरुद्वारे में हम सब लोग मिले। प्रदीप भाई, हम सब लोग साथी वहाँ पर थे। गुरुद्वारे के सभी हमारे सिख भाइयों ने, पंजाबी भाइयों ने हमारी व्यवस्था की, किसी सरकार ने नहीं की। सरकार तो विरोध में थी। और बाबा जी के करीब माने जाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। फिर हम लोग हरिद्वार गए, वहां पर बाबा जी ने अनशन किया, वहां पे भी हम लोग साथ में रहे। वहां से हम लोग निकले। तब पता चला कि हम जिसको परम पूज्य स्वामी जी मान रहे हैं, राजू भाई ने माना, शायद ये राजू भाई के इस थिंक टैंक को समझने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये स्वदेशी के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते। हमने अपना काम
करना शुरू किया, राजू भाई का प्रचार किया। आर एन वर्मा जी हमसे जुड़े। आर एन वर्मा जी ने बहुत अच्छे से उसको निभाया। 2018 में आर एन वर्मा जी ने कहा कि अब मैं संस्था के साथ में शायद काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र हो गई। जितनी मेरी उनसे बात हुई कि अभी मैं ज़्यादा पूरे देश में घूम नहीं सकता मदन भाई, और बहुत सारे लोगों को मैंने तैयार कर दिया है। बहुत सारे स्वास्थ्य रक्षक तैयार हो गए शिविरों में से, उनमें से कुछ लोगों को आप ले जाकर ऐसे शिविर करवाइए। उन लोगों के भी शिविर हमने करवाए। आर एन वर्मा जी ने अपनी उम्र की बात करते हुए मैं पूरे देश में नहीं घूम सकता इस बात को लेकर मेरे से बात की, और हमने उनकी बात सुनकर उनको पूरे मान सम्मान के साथ में उनकी बात स्वीकार की और वो शिविरों को वहीं पर उनके रोका।